ठीक है, चलिए बिना देरी किए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने एजुकेशन के मामले में पिछले 77 सालों में जो सफ़र तय किया है, हम उसको यहाँ बिल्कुल डीप में समझने वाले हैं। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण स्ट्रिक्टली ऐतिहासिक आंकड़ों और ऑफिशियल नीतियों पर ही आधारित होगा। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ 12.2%। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो देश की कुल साक्षरता दर यानी ओवरऑल लिटरेसी रेट बस इतनी ही थी। सोचिए, उपनिवेशवादी शासन के बाद देश को एजुकेशन के मामले में लिटरली बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरुआत करनी थी। चुनौती सच में बहुत बड़ी थी। और इस कई दशकों के लंबे इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरे सफ़र को इन 6 क्रोनोलॉजिकल हिस्सों में बांटकर चलेंगे, 1947 की चुनौतियों से लेकर एनईपी 2020 और आगे के रास्ते तक। तो सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, जहां हम 1947 की उन कठिन शैक्षिक चुनौतियों को समझेंगे। अब देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ एजुकेशन की कमी नहीं थी, बल्कि सामाजिक असमानता थी। ये आंकड़े सब कुछ खुद बयान कर देते हैं। जहां उस समय पुरुष साक्षरता दर 24% थी, वहीं महिला साक्षरता दर, सोचकर देखिए, मात्र 7.9% पर अटकी थी। यानी तब महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए एजुकेशन के दरवाजे ना के बराबर खुले थे। लेकिन फिर वक्त आया बदलाव का। बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, शिक्षा की नई नींव का दौर। आज़ाद भारत ने तुरंत समझ लिया था कि बिना मजबूत संस्थानों के देश आगे नहीं बढ़ सकता। 1948 में राधाकृष्णन कमीशन ने यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन का बेस बनाया। फिर 1951 में खड़गपुर में पहले आईआईटी की स्थापना हुई। इसका मेन टारगेट क्या था? देश को इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए टॉप क्लास इंजीनियर्स देना। इसके बाद 1953 में यूजीसी और 1964 में कुठारी कमीशन का आना। ऑनेस्टली इन्हीं कदमों ने आज के हमारे एजुकेशनल सिस्टम की सॉलिड नींव रखी थी। में से कुठारी कमीशन की एक बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उनका त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसके पीछे का लॉजिक कमाल का था। हिंदी भाषी राज्यों के लिए फॉर्मूला रखा गया हिंदी, अंग्रेजी और एक दक्षिणी भाषा। वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए था उनकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। इसका सीधा सा उद्देश्य ये था कि रीजनल आइडेंटिटी भी बची रहे और नॉर्थ साउथ के बीच आसानी से कम्युनिकेशन भी हो सके। एक तीर से 2 निशाने। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे अध्याय पर, जहां इन सब शुरुआती कोशिशों का असर दिखना शुरू हुआ। साक्षरता में एक ऐतिहासिक वृद्धि। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ग्राफ बिल्कुल साफ दिखता है। 1961 में लिटरेसी रेट था 28.3%। 1981 आते आते ये बढ़कर 43.6% हो गया। गरीबी और रिसोर्सेज की इतनी कमी के बावजूद हम लगातार आगे बढ़ते रहे और फिर 2011 की जनगणना में हमने 74.04% का एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। फिर सारी बदली और नजरिया भी। आइए देखते हैं चौथा अध्याय, शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई। 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट सच में एक गेम चेंजर कानून था। इसने एजुकेशन को किसी सुविधा या फेवर से बदलकर 6 से 14 साल के बच्चों का एक फंडामेंटल राइट बना दिया। और इसका असर बहुत गहरा था, क्योंकि मिड डे मील जैसी स्कीम्स के साथ जुड़कर इस कानून ने गांव और पिछड़े इलाकों में ड्रॉप आउट रेट को जबरदस्त तरीके से कम किया और स्कूल्स में बच्चों की भारी भीड़ जुटा दी। पढ़ाई अब सबका हक थी। इसके बाद आता है एक और नया मोड़, हमारे सफर का 5वां हिस्सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी और ग्लोबल डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक मेजर ओवरहॉल की जरूरत थी। 50 साल पुराने 10+2+3 पैटर्न को साइड में रखकर अब लाया गया एक बेहद लचीला और नया 5+3+3+4 डिजाइन। अब ये कोई रैंडम चेंज नहीं था। इसे स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया ताकि बच्चों के दिमागी विकास के अलग अलग चरणों को लॉजिकली समझा और सपोर्ट किया जा सके। इस नए डिजाइन के चारों स्टेप्स को समझना काफी जरूरी है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, और एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब पहली बार आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के 3 साल भी फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद आती है प्रेपरेटरी, फिर मिडिल और आखिर में सेकेंडरी स्टेज। अब प्राइमरी फोकस बस रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने पर शिफ्ट हो गया है। और इसी के साथ हम अपने सफर के आखिरी और छठे अध्याय पर आते हैं, भविष्य की नई राह। आगे क्या?
आजकल पढ़ाने के तरीके पूरी तरह से बदल रहे हैं। निपुण भारत मिशन का उदाहरण लीजिए। इसका मेन फोकस FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब पढ़ाई बोरियत नहीं रही, ये पूरी तरह से खेल कूद और एक्टिविटी पर बेस्ड सीखने की प्रक्रिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीचर्स को भी अब पूरी आज़ादी है कि वो बच्चों को अपने तरीके से सिखाएं और इन्वॉल्व करें। एक और चीज जो इस पॉलिसी में सच में स्टैंड आउट करती है वो है व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल ट्रेनिंग। टारगेट ये है कि 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को वोकेशनल एक्सपोजर जरूर मिले। यानी बस किताबी ज्ञान नहीं, बच्चों को रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखाना और श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर को वापस लाना, ताकि आगे चलकर बच्चे सच में आत्मनिर्भर बन सकें। और हाँ, इन सभी बड़ी बड़ी बातों को जमीन पर उतारने के लिए तगड़े फंड्स चाहिए होते हैं, राइट? तो इस नंबर को देखिए, 1,39,000 करोड़ रुपए। एजुकेशन बजट में पिछले 5 सालों में जो ये भारी उछाल आया है, वो क्लियरली इस बात का सबूत है कि भारत अपने इन नए और आधुनिक एजुकेशनल सपनों को पूरा करने के लिए किस विशाल स्तर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 70 सालों के इस पूरे रोलर कोस्टर सफर को समझने के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। जैसा कि NEP 2020 का सपना है, क्या ये नया अप्रोच सच में भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना देगा? इस पूरे एक्सप्लेनर से ये तो बिल्कुल क्लियर है कि शुरुआत में हमारे सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थी, पर हमारी प्रोग्रेस भी उतनी ही सॉलिड रही है। अब आगे का रास्ता कैसा होगा और इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।